आज की कहानी 23 अक्टूबर की है और ये जो कहानी है राजस्थान के शहर जोधपुर की है। जोधपुर सन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले सूरज जो निकलता है वो जोधपुर में ही निकलता है और जोधपुर वाकई बहुत खूबसूरत शहर है। इसी जोधपुर के शहर के एक इलाके में रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को अपने घर से बाहर खुलेआम एक जेसीबी मशीन मंगाता है और जेसीबी मशीन मंगाने के बाद कहता है कि मेरे घर के ठीक सामने एक गड्ढा कर दो। अब जैसे भी जेसीबी मशीन आती है, खुदाई करना चालू होती है तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तमाम लोग वहां से गुजर रहे थे वो भी देखने लग जाते हैं कि दिन दहाड़े सरेआम जेसीबी को मंगाकर एक गड्ढा खुदवाया जा रहा है। अब जेसीबी मशीन लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोद देती है। गड्ढा खोदने के बाद गुलामुद्दीन जेसीबी वाले को पैसे देता है और वहां से विदा कर देता है और 23 अक्टूबर को खुदाई होती है और उसके बाद 24 अक्टूबर आता है, 25 अक्टूबर आता है और 26 अक्टूबर का दिन आता है और वो जो जेसीबी से 10 फीट का गड्ढा गुलामुद्दीन ने अपने घर के सामने खुदवाया था वो अभी भी खुला हुआ था। अब आसपास मिट्टी पड़ी हुई थी तो लोगों ने देखा, कुछ छुपकर गड्ढा देख रहे थे, कोई बिना छुपे देख रहे थे और लोग ये सोच रहे थे कि उसने दिन दहाड़े गड्ढा खोदा है, चोरी छुपे नहीं खोदा है। अब किसी को पता ही नहीं था और ना ही किसी ने पूछने की कोशिश की। अब 3 दिन हो गए इस गड्ढे को खुदे हुए। अब 3 दिन बाद 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर की तारीख आ जाती है और जोधपुर शहर में एक खबर तेजी से फैलती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी घटना आपको मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। अब इस कहानी के पीछे का किरदार क्या है, ये गड्ढा गुलामुद्दीन ने क्यों खुदवाया, किसके लिए खुदवाया और ये गड्ढा खुदवाने की वजह क्या थी, इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी, इस वाक्य, इस एपिसोड में छुपे हैं। बने रहिए मेरे साथ। जब आप सस्पेंस सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक महिला जो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी, वो अपने घर से ब्यूटी पार्लर के लिए निकलती है। सुबह वह अपने ब्यूटी पार्लर के वक्त के हिसाब से डेली निकलती थी, जिसका नाम अनीता चौधरी था। उम्र लगभग 25 साल के आसपास। अब ब्यूटी पार्लर खोलने के वो 1-2 घंटे तक वहां रहती है और उसके बाद 12 बजे के आसपास वो अपने स्टाफ से कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम ब्यूटी पार्लर को देखो और मैं थोड़ी देर में अपना काम करके आती हूँ। जब अनीता वहां से निकलती है तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है और कुछ पता नहीं चलता है। अब अनीता चौधरी के पति पार्लर पर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मैडम कहाँ गई है और अभी तक क्यों नहीं आई, इतनी देर हो गई, काफ़ी समय हो गया और उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। पति ने अनीता को ढूंढना शुरू किया। सबसे वो पार्लर गए, पार्लर के स्टाफ से पूछा तो स्टाफ ने कहा कि मैडम कह रही थी कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। अब सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अनीता का कहीं पता नहीं चला और धीरे धीरे अनीता के पति की चिंता बढ़ने लगी। तब वो 27 अक्टूबर की सुबह सुबह फिक्र हो रही थी तो वो जोधपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और उन्होंने बताया कि 26 तारीख की 12 बजे के बाद से अनीता का मोबाइल बंद है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने सभी दूर उसको ढूंढने का प्रयास किया, सभी रिश्तेदारों से पूछा पर रिजल्ट 0 निकला। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दायर कर लेती है और ढूंढना शुरू करती है। मोबाइल बंद था। अब अनीता 26 तारीख से गुम थी। 26 तारीख से 27 तारीख आ गई, 28 तारीख आ गई, 29 तारीख आ गई और फिर 30 तारीख आ गई। इस तरह कुल 4 दिन बीत गए और अनीता का कोई अता पता नहीं था। ना पुलिस के पास कोई सुराग था, ना कोई लीड थी। अब अनीता कहाँ गई तो आखिरकार 31 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज पार्लर के पास जो लगे थे, रास्ते में लगे थे, उनको खंगालना शुरू किया और उसमें एक तस्वीर दिखाई देती है। 31 अक्टूबर का जब समय होता है उसमें एक तस्वीर दिखाई देती है और शायद इससे कि कुछ पता चल सके।
अब अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से बाहर एक ऑटो में बैठती है और पीले रंग का सूट पहने हुए थी। उस ऑटो में बैठने के तौर तरीके से लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से उस ऑटो में बैठ रही है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, ना कोई दबाव है, ना कोई टेंशन है। आरामदायक तरीके से वो ऑटो के अंदर बैठ गई। मतलब कोई पिक करने नहीं आया था। अब वो ऑटो से निकलती है। अब इस तस्वीर के बाद पुलिस उस ऑटो नंबर को ट्रैक करती है और ऑटो वाले तक पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करती है। अब ऑटो वाले ने ये बताया कि मैडम जो बैठी थी मैं उनको लेकर गया था। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा? तो वो बोलता है कि जोधपुर के गंगाना नाम का एक इलाका है, वहाँ मैंने उसको छोड़ा और वहाँ एक मोहल्ला है, इन मैडम को मैंने वहीं छोड़ा था और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अब पुलिस वहाँ पर जाती है, घर वालों से पूछताछ करती है कि भाई आरती वहाँ क्यों गई? गंगाना या तो कोई उसका रिश्तेदार है या कोई उसका रिलेटिव है या कोई दोस्त या सहेली रहती है। सबसे पहले ये समझना होगा कि अचानक वो पार्लर से निकली, ऑटो में बैठी और जोधपुर के गंगाना इलाके में क्यों गई। फिर अचानक आरती के पति ने बताया कि गंगाना इलाके में गुलामुद्दीन रहता है। अब पुलिस जब ये नाम सुनती है तो पुलिस का दिमाग ठनक जाता है और पुलिस कहती है कि गंगाना में गुलामुद्दीन रहता है, ये कौन है, क्या करता है और आरती इसके पास गई तो गई क्यों? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को अभी ढूंढने थे। तो वो बताते हैं कि जहां आरती का ब्यूटी पार्लर है उसके ठीक सामने ड्राई क्लीन की, कपड़े धोने की और प्रेस करने की दुकान है और क्लीनिंग की शॉप है जो गुलामुद्दीन चलाता है और काफ़ी पुरानी दुकान है और दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, गुलामुद्दीन के घर चलते हैं और गुलामुद्दीन से पूछताछ करते हैं। तो 31 अक्टूबर की शाम को पहली बार पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। 26 तारीख से वो गायब थी। 27 तारीख को उसने पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई और 28, 29, 30 इस तरह 3 दिन और गुजर गया। अब गुलामुद्दीन के घर पहुंचते हैं क्योंकि इस इलाके में और कोई ऐसा पता नहीं था जहां आरती जा सकती है। अब गुलामुद्दीन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी बीवी नहीं है। बीवी आबिदा से मुलाकात करती है और पुलिस पूछती है कि गुलामुद्दीन कहाँ है? गुलामुद्दीन घर पर नहीं था, उनकी बीवी थी। तो वो कहती हैं कि वह तो 2 दिन से घर नहीं आए, यानी कि 29 अक्टूबर की सुबह से वो घर नहीं आए। मतलब आरती 26 तारीख को गायब होती है और उसके 2 दिन बाद से गुलामुद्दीन गायब था। तो इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तमाम कड़ियों को आपस में जोड़कर देखा तो एक एक्टिवा स्कूटी पर गुलामुद्दीन दिखाई देता है जो जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। और जब सारे कड़ियों को जोड़कर देखा तो एक फुटेज में वो बैग खरीदता हुआ दिखता है। अब ये 2 चीजें, जब रेलवे स्टेशन क्यों गया और यह पता नहीं था कि सारी जानकारी पुलिस के पास है कि नहीं, पुलिस इस सब उधेड़ बुन में अभी लगी हुई थी। अब पुलिस जो होती है वो गुलामुद्दीन के घर के सामने उसकी बीबी आबिदा से पूछताछ करती है। आबिदा कहती है कि हमें कुछ नहीं पता कि ऑटो वाला उन्हें यहाँ छोड़कर गया था और 26 तारीख को यहाँ आरती आई थी। ये सब बातें हो रही हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की कि आरती कहाँ है बता दो, 26 तारीख से गायब है, 27 तारीख की रिपोर्ट लिखी है, 29 तारीख से तुम्हारा पति गायब है और तुम बोल रही हो कि मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। पुलिस आबिदा से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने टूट जाती है और वो कहती है कि आप जिस अनीता चौधरी को ढूंढ रहे हैं वो मेरे घर के बाहर जो नया गड्ढा है उसे देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वो इतना कहकर पुलिस को इशारा देती है। पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगी कि हो ना हो इस गड्ढे की कोई कहानी है। पुलिस जेसीबी मशीन बुलाती है और खुदाई करना चालू करती है और जब खुदाई करते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है और वो कहती है कि 23 तारीख को मेरे पति ने जेसीबी मशीन बुलाई थी और गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे को खोदे हुए लगभग आज 8 दिन हो चुके हैं। 23 तारीख को उसने गड्ढा खोदा
आज 31 तारीख थी, 8 दिन हो चुके हैं। अनीता 26 तारीख से गायब थी, उसे गायब हुए आज 5 दिन हो गए। वो गुलामुद्दीन 27 तारीख से गायब था, मतलब कि 29 तारीख से वो गायब है और उसको आज गायब हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब पुलिस टीम आ चुकी थी, आबिदा खड़ी रहती है, वह गड्ढे को खोदा जाता है। तो जब वो कहती है कि आप गड्ढे को खोदिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जैसे भी मशीन दोबारा आई, दोबारा उस गड्ढे की खुदाई चालू करी और वो गड्ढा 10 फीट तक खोदा गया। अब जब गड्ढा खोद रहे थे तो अचानक प्लास्टिक के बैग में टुकड़े मिलना शुरू हो जाते हैं और लगभग 7 से 8 बैग बाहर निकलते हैं, जिनसे में कुछ इंसानी हड्डियां थीं, कुछ अवशेष थे और कुछ कपड़े थे। अब इन कपड़ों को देखा जाता है तो अनीता चौधरी के पति को फौरन बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि 26 अक्टूबर को अनीता ने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे। 5 दिनों में अनीता उसी जोधपुर में गुलामुद्दीन के घर के बाहर ठीक 10 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जो बॉडी के टुकड़े थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाता है और आबिदा पुलिस हिरासत में गई, लेकिन गुलामुद्दीन का अभी तक कोई पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जोधपुर राजस्थान से वो बाहर निकल गया है, पर पुलिस की अलग अलग टीम बनाई गई और जहां भी उसकी लोकेशन मिली वहां पर दबिश दी गई। पर यह सवाल ये था कि गुलामुद्दीन ने कत्ल किया तो किया क्यों? घर से 3 दिन पहले गड्ढा खोदा और उसमें शायद उसको दफना दिया और वहां से भाग गया, और जबकि गड्ढा खोदते हुए सभी ने उसको देखा था। अब ऐसी उसकी क्या दुश्मनी थी और ऐसा उसने क्यों किया? तो अनीता चौधरी का कत्ल गुलामुद्दीन और उसकी बीवी पर शक आ रहा था। इन दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी, कत्ल की वजह क्या थी, कत्ल का मकसद क्या था, वो गुलामुद्दीन अभी कहाँ है? इन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढना इस कहानी में बाकी है। अब ये सारे सवाल थे, जवाब कौन दे? गुलामुद्दीन फरार था, उसकी पत्नी आबिदा पुलिस हिरासत में थी। तो आबिदा ने ही कहानी सुनाने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ आबिदा थी और गुलामुद्दीन फरार था। तो आबिदा ने अपनी कहानी में ये बताया और जो मीडिया को सुनाई, उसने कहा कि 25 साल हो गए हैं, हमारी और अनीता चौधरी की दुकान आमने सामने थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों के रिश्ते अच्छे थे, दोनों दुकानों में कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, महिलाएं उनके आती थी और हमारा ड्राईक्लीन का, प्रेस का, कपड़े धोने का काम था। दोनों व्यापार अलग थे, तो हमारा उनसे व्यापारिक तौर पर कोई विवाद नहीं था, ना ही कोई कंपटीशन था, ना ही कोई द्वेष भाव था। अब उसने बताया कि पिछले कुछ वक्त से, कुछ सालों से गुलामुद्दीन को जुए की लत लग गई और वो जुआ खेलने लग गए थे, और जुआ खेलने के चक्कर में लगभग उसके ऊपर 12 लाख से ज़्यादा, लगभग 18 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। अब लोग तकाजा करने लगे थे। अब छोटी मोटी रकम होती तो लोग छोड़ देते, तकाजा करना बंद कर देते, पर 18 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि जो अनीता सामने ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उन्हें बहुत शौक है और वो सुंदर हैं दिखने में और बहुत सारे सोने के गहने पहनती हैं, और छोटे मोटे नहीं, अनीता की पार्लर बड़े लेवल पे था, कई महिलाएं वहां आती थी और अनीता भी ज़्यादा तादाद में सोने पहनती थी। तो गुलामुद्दीन को लगा कि यदि इन जेवरों को मैं इनसे ले लूं और इन्हें बाजार में बेचूं तो लगभग कम से कम 25 लाख रुपए के आसपास मुझे मिलेंगे और मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा और मेरा कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जेवर लूटूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी आबिदा के साथ साजिश तैयार करता है और अनीता चौधरी को हमेशा मेल हमेशा के लिए सुलाकर उसके जेवर छीनने की योजना बनाता है और सोचता है कि मैं सारे जेवर छीन लूंगा और इनको बेचकर अपना कर्जा चुका लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यही कहानी है। कहानी ये नहीं है, कहानी का असली किरदार तो अभी बाकी है। गुलामुद्दीन ने तो सिर्फ योजना बनाई और गड्ढा खोदा, और आप सोच रहे होंगे क्या गुलामुद्दीन ने इस वारदात को अंजाम दिया है? तो ये जानना, ये सस्पेंस जानने के लिए आपको पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तो पूरी कहानी सुनिए, तब आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। अब दोनों ने साजिश कर ली
अपने घर बुलाया उसको। तो अनीता चौधरी एक ऑटो पकड़ती है और उनके घर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद उस शरबत पिलाया जाता है, उस शरबत में बेहोशी की दवा होती है। अब जैसे ही अनीता चौधरी बेहोश होती है तो गुलामुद्दीन घर में से चाकू निकालता है और फिर उसे मार डालने के लिए उस पर प्रहार करता है। और ये सब कर कर बाजार जाकर बैग खरीद लाता है। उसमें इत्र की शीशियां भी लाता है, परफ्यूम भी लाता है, अलग अलग बैग में बॉडी के अलग अलग हिस्से भरता है, परफ्यूम डालता है, नमक डालता है और ये तैयारी कर लेता है। अब 23 अक्टूबर को वो अपने घर के सामने जेसीबी मशीन बुलाता है और एक गड्ढा खुदवाता है और सबके सामने खुदवाता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर गुपचुप तरीके से अंधेरे में खोदे गए उस गड्ढे में वो पॉलिथीन के डाल देता है, बैग डाल देता है और इत्र की शीशियां भी डाल देता है और रात होने का इंतजार करता है। अब जब रात हो जाती है तो फिर वो जेसीबी मशीन को बुलाता है और उस गड्ढे को चारों तरफ से पुरवा देता है। इसके आराम से 2 दिन तक घर पे रहता है, जैसे स्टोरी आबिदा ने बताई, और फिर वहां से गायब हो जाता है। अब ये कहानी पुलिस ने मीडिया को बताई। मीडिया के सामने एक ही बात सामने आई कि जेवर की लूटने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पर इस कहानी में एक मोड़ जब आता है जब अनीता के ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है तो वो ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी और उसकी आखिरी तस्वीर थी और उसने सोने के जेवर नहीं पहन रखे थे, सिर्फ उसके गले में एक पतली सी चेन थी और एक अंगूठी पहन रखी थी। अब इसके अलावा वो और भी कुछ नहीं पहने हुए थी, कुछ नहीं था उसके पास। सारे गहने उस दिन यानी 26 अक्टूबर को उसने नहीं पहने थे, घर वालों के ये बयान है। अब पति के बेटे, पति होता है और बेटे होता है, उनका कहना था कि उस दिन बहुत नॉर्मल थी, शायद हो सकता है कि कुछ वजह रही हो उसने गहने नहीं पहन रखे थे। सवाल ये कि जब उसने गहने पहन ही नहीं रखे थे, उसके शरीर पे गहने थे ही नहीं, तो गुलामुद्दीन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि कत्ल का मकसद तो पैसा था, वो गहने प्राप्त करने थे और उन गहनों को बेचकर रकम प्राप्त करनी थी। अब ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ ये पैसे का ही नहीं, जेवर का नहीं, कर्ज की नहीं, इसके पीछे और भी कुछ वजह है। मैंने आपसे पहले ही कहा था अब स्टोरी में, यदि आप सोच रहे हैं कि गुलामुद्दीन ने उसे मार दिया और जेवर ले लिए और अपना कर्जा चुका दिया और आप इस कहानी को समझ चुके हैं, तो ये कहानी अभी आप समझे नहीं है। इस कहानी में क्लाइमैक्स है, यही तो क्लाइमैक्स है जो अभी आपको जानना बाकी है। अब पुलिस इसकी तफ्तीश करती है तो असली वजह पुलिस के सामने आती है। तभी आबिदा के स्टेटमेंट के हिसाब से लूटपाट, जेवर को लूटना, कर्ज को उतारना था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जेवर वो पहने ही नहीं थी, फिर उसे मारा क्यों? क्योंकि आबिदा ने तो बोला वो जेवर लेना चाहता था, पर घटना के दिन वो जेवर पहने ही नहीं हुई थी, तो उसका असली मोटिव, असली मकसद क्या था कि गुलामुद्दीन के सामने आए। क्योंकि एक डाउट ये भी है कि गुलामुद्दीन ने ही असलियत में शायद अपनी बीबी आबिदा को भी नहीं बताई कि असली वजह क्या थी। उसने आबिदा को एक कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने जुआ खेला है और मैं उसके जेवर लूटना चाहता था, इसलिए मैंने उसे घर बुलाया, पर जेवर थे नहीं, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मार के उस गड्ढे में दफन कर दिया। पर असली कहानी ये नहीं थी, कहानी और ही कुछ थी। जिस दिन वो हाथ आएगा और बताएगा तो आगे की कहानी सामने आएगी और आगे की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर इस देश में कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सोचता है तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि कत्ल अभी करता है, लाश को छुपाता है और खुद वहां से भाग जाता है। पर यह जो कत्ल था ये एक अजीबोगरीब कत्ल था। इस कत्ल में गुलामुद्दीन ने यह बताया कि मैंने अनीता को इसलिए मारा कि मैं उसके जेवर लूट के उससे पैसे लेकर अपना कर्ज चुकाना चाहता था। पर इस कहानी का तो कुछ एंगल ही कुछ दूसरा है। जिस दिन अनीता का डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ, उस दिन उसने जेवर पहन ही नहीं रखे थे और उसकी पत्नी आबिदा एक अलग ही कहानी सुना रही है। दोनों की कहानी में कंट्राडिक्शन है, दोनों की कहानी मैच नहीं खा रही है। गुलामुद्दीन अभी फरार है। गुलामुद्दीन जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, पुलिस की हिरासत में आएगा, तब इस कहानी का वास्तविक खुलासा होगा
ये कहानी का पार्ट 1 है। जब गुलामुद्दीन पकड़ा जाएगा तो मैं कहानी का पार्ट 1 आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अभी इतनी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपको बताई। ये था राजस्थान के जोधपुर का एक सनसनीखेज मामला, जिसने कत्ल करने से 3 दिन पहले ही एक गड्ढा खोदा, पूरी दुनिया के सामने उसको उजागर करा और इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दे दिया। इस कातिल को जितनी कठिन से कठिन सजा दी जाए कम है और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसका अंतिम ठिकाना सलाखें ही है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को क्षति पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मित्र प्रदीप स्टोरी एक नई कहानी के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होगा। जब तक के लिए नमस्कार।